Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History Lecture. इसमें हम आज के जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो है साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज हमने पढ़ा, जो सेकंड विंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज थे। फिर हम उसमें हमने देखा बंगाल में, पंजाब, यूपी, वहाँ साइड से कितने ग्रुप्स थे, उनने क्या क्या काम किए। और हमने इमर्जेंस ऑफ स्वराज जस्टिस देखे, कांग्रेस स्वराज पार्टी, उन्होंने क्या काम किया, उनके जो एडवांटेजेस क्या थी, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने तकरीबन 60% ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की। वंस हम 75% कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको साथ साथ MCQs भी कराऊंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और अगर किसी को भी KS बैच में ज्वाइन करना है उसको, या VLW बैच में, किसी भी बैच में, उसके लिए आपको WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी है गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। देखो, ये साइमन कमीशन था क्या। ठीक है, जो साइमन कमीशन बहुत मशहूर कमीशन एक है, वो था क्या। बेसिकली एक कमीशन अपॉइंट किया था ब्रिटिश ने। ठीक है, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। बेसिकली इसका जो चेयरमैन था ना, उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, इस कमीशन के चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। अब इसकी खासियत की खास बात क्या है? खास बात, ये ऑल वाइट कमीशन था, मतलब इसमें 7 मेंबर्स थे। इसमें 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई हिंदुस्तानी मेंबर नहीं रखा गया था। और ये कमीशन क्यों बनाया गया था? बोला गया था कि ये देखेगा कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया तैयार है क्या। मतलब जो पुराना एक्ट है, प्रीवियस 1919 एक्ट, उसकी जो है 1919 एक्ट कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, फर्दर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें लाना है, तो उसके लिए। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी। हिंदुस्तानी जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इस बात पे आया कि हिंदुस्तानियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चीज़ लाना है, लेकिन उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं रखा है उस कमीशन में। तो क्या हिंदुस्तानी इतने इन्फीरियर है या इतने इलिटरेट है कि वो अपने लिए कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं देख सकते हैं? तो क्योंकि इसमें 7 मेंबर, 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, ऑल वाइट कमीशन इसको बोला जाता है, इसलिए इंडियंस को बहुत गुस्सा आया कि इंडियंस को इंक्लूड करे बगैर ही वो डिसीजन लेंगे, तो इसलिए इसको बाइकआउट किया गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया था ये साइमन कमीशन। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, स्टैनली बॉल्डविन था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। और कब इसको तैनात किया गया, इस कमीशन को कब बनाया गया था? 8 नवंबर 1927 को। राइट, शाबाश। कुछ कमीशंस और थे जो आपको पता होने चाहिए, जिनके क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कमीशन, साइमन कमीशन के बेस पे ही ये चैप्टर है, लेकिन जो बाकी कमीशंस है उनका पता होना चाहिए, ये मैंने हाईलाइट करके रखे। एक और कमीशन था ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन क्यों बिठाया गया था? ली कमीशन बिठाया गया था कि जो ब्रिटिश राज है, इसका बताया गया ये ब्रिटिश राज का फेलियर है, क्योंकि इसने रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं कर पाया ये। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को ज़्यादा रिक्रूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए ली कमीशन आपको सिर्फ याद रखना है, रिक्रूटमेंट के लिए था ये कमीशन बिठाया गया था। क्या आप देख लीजिए इन्होंने रिक्रूटमेंट में क्या किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, तो ली कमीशन उसके लिए लाया गया था। उसके बाद एक और कमीशन था मुडीमैन कमीशन। मुडीमैन कमीशन क्या था? मुडीमैन कमीशन को देखना था, मैंने आपको बोला था 1919 एक्ट ने क्या लाया था? डायरकी लाई थी, ड्यूअल रूल। ठीक है, वो ड्यूअल रूल जो है वो इंडियंस ने उसको भी रिजेक्ट किया था और वो नहीं मान रहे थे। तो उसका जो डेडलॉक था ड्यूअल रूल में, डायरकी डिस्पेंसन जो थे, उसमें क्या डेडलॉक आया है, उसको देखने के लिए मुडीमैन कमीशन बनाया गया था, जो 1919 एक्ट में डायरकी लाई गई थी। मैंने आपको इसका बताया भी, और हमें अलग से एक्ट पढ़ना भी है। तो मुडीमैन कमीशन डायरकी के लिए लाया गया था, उसमें देखने के लिए। उसके बाद लाया गया था लिलिंथगो कमीशन। लिलिंथगो कमीशन क्यों लाया गया था? लिलिंथगो कमीशन लाया गया था, क्राइसिस थी इंडियन एग्रीकल्चर में, उस क्राइसिस को देखने के लिए, क्राइसिस क्यों है उसके लिए एक और कमीशन लाया गया था, लिलिंथगो कमीशन। ठीक है, तो ये कुछ कमीशन से, साइमन कमीशन, ली कमीशन, लिलिंथगो कमीशन, मुडीमैन कमीशन। ठीक है, इन कमीशन पे UPSC पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अब इंडियंस का क्या रेस्पॉन्स था, किसकी ओर? साइमन कमीशन की ओर। ठीक है,
साइमन कमीशन जो ही बनाया गया, इंडियंस का इमीडिएट रेस्पॉन्स था, एनोनिमस रेस्पॉन्स था। मतलब यूनानिमस रेस्पॉन्स का मतलब होता है सब ने एक तरह का ही रेस्पॉन्स दिया, जितने भी पार्टी, जितने भी ग्रुप्स और जितने भी लीडर्स थे इंडिया के। कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था, सबसे पहले ये देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस सेशन इन मद्रास, उस टाइम जो 1927 में जब ये सेशन बना, जब एक कमीशन बनाया गया 1927 में, एक साइमन कमीशन, उस टाइम 1927 में जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, ठीक है। और उस टाइम उस सेशन, मद्रास वाले सेशन को प्रिजाइड किसने किया, याद रख लेना, M.A. अंसारी ने किया, इंपॉर्टेंट है, M.A. अंसारी प्रिजाइड कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोला, M.A. अंसारी प्रिजाइड करे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाइकआउट करेंगे कमीशन को एट एवरी स्टेज इन एवरी फॉरम, चाहे कोई भी स्टेज हो, कहीं पे भी ये कमीशन हो, इसको हम बाइकआउट करते हैं, हर एक सूरत हाल में हम इसको बाइकआउट करेंगे। ये किसका मोटिव, ये किसका डिसीजन था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिसीजन था, जिन्होंने मद्रास सेशन दिसंबर 1927 में लिया था under the presidentship of M.A. Ansari to boycott the commission at every stage in every form. Right? अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स ने क्या डिसीजन लिया, दोज हु डिसाइडेड टू सपोर्ट द कांग्रेस कॉल ऑफ बाइकआउट ऑफ कमीशन, साइमन कमीशन इंक्लूडेड लिबरल्स ऑफ हिंदू महासभा एंड मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना। देखो हिंदू महासभा वालों ने भी, मतलब मेजॉरिटी जो ग्रुप्स थे ना इंडिया में, उन्होंने बाइकआउट किया साइमन कमीशन को। जो मुस्लिम लीग वाला फैक्शन था ना, उसमें मुस्लिम लीग के बेसिकली दो फैक्शन थे, दो ग्रुप्स थे। पहले एक अंडर आता था जिन्ना के अंडर, दूसरा आता था मोहम्मद शफी के अंडर, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट याद इसलिए रखना है क्योंकि जो जिन्ना वाला फैक्शन है उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन जो मोहम्मद शफी वाला फैक्शन है मुस्लिम लीग का, उन्होंने सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को। राइट, शाबाश। One under Jinnah at Calcutta where it was decided to oppose the साइमन कमीशन। जो मुस्लिम लीग वाला जिन्ना के अंडर एक ये था, ग्रुप था, उन्होंने सेशन किया कहाँ पे, कलकत्ता में। उन्होंने बोला हम अपोज करेंगे साइमन कमीशन को। एंड अनदर एट लाहौर अंडर मोहम्मद शफी हु सपोर्टेड द गवर्नमेंट। और दूसरा सेशन कहाँ हुआ मुस्लिम लीग का, लाहौर में। किसके अंडर, मोहम्मद शफी के अंडर, मुस्लिम लीग का। उन्होंने सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट को भी और साइमन कमीशन को भी। राइट, अच्छा। इसके बाद पब्लिक रेस्पॉन्स, लोगों का क्या रेस्पॉन्स आता। कमीशन लैंडेड इन बम्बई ऑन 3 फरवरी 1928। अब ये जो कमीशन है ये बम्बई कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को। और जो लोग थे, wherever the commission went there were black flags, demonstrations, हड़ताल, स्लोगन, गो साइमन गो बैक। तो जो लोगों का रेस्पॉन्स क्या था, जहाँ जब ये 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन आया, कहाँ, जब एक कमीशन यहाँ मुंबई पहुँचा, तो स्लोगन, लोगों ने क्या रिएक्शन दिखाई, उन्होंने नारे लगाए साइमन गो बैक। राइट, उन्हें क्या नारे लगाए, साइमन गो बैक। राइट, उसके बाद पुलिस रिप्रेशन। अब पुलिस ने उन पे जो नारेबाजी कर रहे थे लोग, साइमन गो बैक हड़ताल के, उनके साथ क्या व्यवहार किया। पुलिस केम डाउन हैविली ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, दे वर लाठी चार्जेस नॉट स्पेयरिंग इवन द सीनियर लीडर्स। तो पुलिस ने लाठी चार्ज, खतरनाक तरीके का लाठी चार्ज स्टार्ट किया। इवन सीनियर लीडर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी लाठी चार्ज उन पे भी किया। Lala Lajpat Rai received severe blows on his chest in October 1928, which proved fatal and he died on 17 नवंबर 1928। देखो इसके साथ साथ मैंने 1924 से बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद 1924 ये HRA, HSRA, फिर 1925 में, फिर 19 काकोरी ये रॉबरी की, फिर मैंने पढ़ाया 1928 में उन्होंने क्या किया, 1929 में, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो 1929 लाहौर कॉन्स्पिरेसी के जिनमें भगत सिंह को हैंग किया गया, वो क्या था बेसिकली, जो लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे ना ये प्रोटेस्ट, और इनको लाठीचार्ज के दौरान ये इंजर्ड हो गए और इनकी डेथ हो गई 17 नवंबर 1929 को। और वही जो पुलिस ऑफिसर थे ना सॉन्डर्स, मैंने आपको पढ़ाया, तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उनको किल किया उसको 1929 में। तो उसी केस के इसमें उन्होंने फिर रेवोल्यूशनरीज को पकड़ा। बात समझ आ गई। तो लाला लाजपत राय फिर मर गए। वो क्यों, क्योंकि ये साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ लाठी चार्ज हुआ और उनको वो बहुत ज़ख्मी हो गए, उनकी चेस्ट में बहुत लाठीज पड़ी, तो फिर वो मर गए कुछ टाइम के बाद। राइट, यहाँ तक समझ आया। इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन नेशनल मूवमेंट। अब जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा साइमन कमीशन का। ये जो इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स वॉज टू फोल्ड। दो तरह का इम्पैक्ट पड़ा इस साइमन कमीशन का इंडियन इस पे। पहला
it gave stimulus to radical forces demanding not just a complete independence but major socio-economic reforms on socialistic lines. When the Simon Commission was announced, the Congress, which did not have any active program in hand, got an issue on which it could again forge mass action. देखो सबसे पहला क्या हुआ, मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया रेवोल्यूशनरीज ने क्या बोला था। एक तो हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए और दूसरी एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी चाहिए। तो वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गए थे और वो बोले थे कि हमें सोशलिज्म लाना है। ठीक है, एक तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़्यादा गेन हो गया इन दौरान, और दूसरा कि कांग्रेस के पास अभी हाथ में कोई इशू नहीं था जिसको वो पकड़ के मूवमेंट स्टार्ट करते, तो उनको एक इशू मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का। दूसरा, द चैलेंज ऑफ लॉर्ड बर्कनहेड टू इंडियन पॉलिटिशियंस टू प्रोड्यूस एन एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शंस एंड दस प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियन यूनिटी सीम्ड ब्राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो लॉर्ड बर्कनहेड जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम इंडिया का। लॉर्ड बर्कनहेड इसने चैलेंज किया इंडियंस को, बोला कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो क्या, इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने लिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, डिफरेंट ग्रुप्स ने वो एक साथ आए, उन्होंने जॉइंटली क्या बनाया, नेहरू रिपोर्ट बनाया। तो ये चैलेंज दिया था उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। ठीक है, बात समझ में आ गई, शाबाश। ठीक, दो फोल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ा, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। जो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, किसको, साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी इसको, गवर्नमेंट को क्या लिखा था अपने रिपोर्ट में, 2 वॉल्यूम्स में इसने रिपोर्ट दिया था। द साइमन कमीशन पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन मई 1930। मई 1930 में 2 वॉल्यूम रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया। It proposed the abolition of diarchy and establishment of representative government in provinces which should be given autonomy। जो 1919 एक्ट ने क्या लाया था, 1919 एक्ट के द्वारा क्या लाया गया था, डायरकी लाई गई थी प्रोविंसेस में, जो आजकल स्टेट्स होती हैं, ड्यूअल रूल लाया गया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि उसके खिलाफ इंडियंस हो गए, तो साइमन कमीशन ने बोला कि ये जो डायरकी है ये ख़त्म करो और प्रोविंसेस को क्या दो, ऑटोनॉमी दो, उनको थोड़ा ज़्यादा ही इंडिपेंडेंस दो प्रोविंसेस को। ये साइमन कमीशन ने सबसे पहला पॉइंट बोला था। दूसरा, द रिपोर्ट रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंटर एंड इट सजेस्टेड दैट अ कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया शुड बी एस्टैब्लिश्ड विच शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ ब्रिटिश एज वेल एज प्रिंसी स्टेट्स। और जो सेंटर पे इसने क्या बोला साइमन कमीशन ने, इसने बोला कोई पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गवर्नेंस यहाँ पे नहीं लानी है सेंटर पे, अलबत्ता क्या करना है, और एरियाज़ को इस गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे इंक्लूड करना है। कैसे, जैसे ब्रिटिश इंडिया एक जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे रूल कर रहे हैं, एक तो वो पार्ट, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स को भी ऐड करो। कोई पार्लियामेंट्री प्रोविजन नहीं देना है बट इसको एक्सपेंड करना है, एक ग्रेटर इंडिया बनाना है इस सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और जो साइमन कमीशन है ना, मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी, ये इसी रिपोर्ट में फिर 1919 एक्ट को चेंज करके क्या लाया गया, एक और एक्ट लाया गया इसी की रिकमेंडेशंस को लेके, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, और बहुत बड़ा बल्कि एक्ट था। ठीक है, शाबाश। It suggested that northwest frontier province and Balochistan should get local legislatures। इसने बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है या बलूचिस्तान है, उनको भी एक लेजिस्लेचर अपना दो, स्टेट लेजिस्लेचर्स दो, जैसे आजकल स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं। It recommended that सिंध should be separated from Bombay, Burma should be separated from India। तो इसने बोला कि जो सिंध है जो अभी पाकिस्तान में है उसको बम्बई से अलग करना है, और जो बर्मा है जो कि अलग कंट्री है अभी म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, उसको इंडिया से अलग करना है। ये साइमन कमीशन ने बोला, क्योंकि जियोग्राफिकली भी डिफरेंट है, कल्चरली भी डिफरेंट, इनको अलग करो, बेसिकली अलग पार्ट से इनको अलग अलग प्रोविंसेस बनाओ। ये साइमन कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस में, मेजर रिकमेंडेशंस उसने ये दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या था, राइट। As an answer to Lord Birkenhead's challenge, an all-parties conference met in February 1928। तो जो लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज दिया था इंडियंस को, तो सारी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिली फरवरी 1928 को, एंड ए सब कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी पार्टी जब मिली तो इन्होंने एक सब कमिटी बनाई, किसके अंडर बनाई, इन्हें सब कमिटी बनाई मोतीलाल नेहरू के अंडर।
ठीक है, चेयरमैन कौन बनाया, मोतीलाल नेहरू को बनाया, इसलिए इसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। ये इंडियंस का सबसे मेजर अटेम्प्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना अपनी कंट्री के लिए। द रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928। ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको अगस्त 1928 तक फाइनलाइज किया गया। द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू कमेटी वायर इन एनोनिमस एक्सेप्ट इन वन रेस्पेक्ट। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस थी नेहरू कमेटी की वो बिल्कुल सब पार्टीज़ ने माना कि ठीक है, ठीक है, यही रिकमेंडेशन हमें गवर्नमेंट को देनी है, लेकिन एक्सेप्ट वन, वो क्या था, वाइल द मेजॉरिटी फेवर डोमिनियन स्टेटस एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सेक्शन ऑफ इट वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द बेसिस। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज थी वो बोलती थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंदर ही हमें एक सेल्फ रूल जैसा चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए ब्रिटिशर्स के अंदर ही। लेकिन उसमें जैसे यंग नेशनलिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस था, जवाहरलाल नेहरू था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिले। क्या चाहते थे वो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, राइट। अब रिकमेंडेशंस क्या दी थी इसमें, नेहरू रिपोर्ट में क्या थी, लेकिन उसमें क्या फ़र्क था, एक ही, सारी पार्टीज़ ने माना कि डोमिनियन स्टेटस, लेकिन जो यंग नेशनलिस्ट थे वो बोलते थे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय द इंडियंस। सबसे पहले इन्होंने मांगा नेहरू रिपोर्ट में गवर्नमेंट को क्या, एक डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, जैसे सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती है वैसे सेल्फ गवर्नमेंट within British is। दूसरा, rejection of separate electorates which had been the basis of constitutional reform so far, instead a demand for joint electorates with the reservation of seats for Muslim at the center and in provinces where they are in minority in proportion to the Muslim population, they are with the right to contest additional seats। अब इनने बोला जो आपने कम्युनल एक एक्ट लाया 1909 वाला एक्ट, जिसमें आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, वो बंद करो, वो रिजेक्ट करो। हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें क्या है, जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए। हाँ, मुस्लिम्स के लिए हम रिजर्व रखेंगे सीटें, लेकिन हमें क्या चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, राइट। दूसरा, उन्होंने बोला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, मतलब जैसे आज स्टेट्स होते हैं ना, वैसे ही प्रोविंसेस बनाओ आप लैंग्वेज के बेसिस पे, सेम लैंग्वेज वाली अलग अलग प्रोविंसेस बना। उसके बाद ने 19 फंडामेंटल राइट्स बोले, इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। उन्होंने बोला क्या, बोला हमें क्या चाहिए, हमें इक्वल राइट्स फॉर वुमेन चाहिए, 19 फंडामेंटल राइट्स भी मांगे उसमें, ठीक है। उसमें खास तौर पे क्या चाहिए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन प्रोविंसेस, और सेंटर पे हमें क्या चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, ये डायर के वायर के सिस्टम नहीं चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर पे भी और प्रोविंसेस में भी। और जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है सेंटर पे, उसमें 500 मेंबर वाला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। और मतलब इनका कहना था कि अच्छी खासी, जैसे आजकल हमारा पार्लियामेंट है वैसा ही चाहिए सेंटर पे भी। पार्लियामेंट में जो हाउस होता है, जैसे आज लोकसभा है, उन्होंने बोला कि उसमें 500 मेंबर्स होने चाहिए, और जो हमारा राज्यसभा आज का है ना, उन्होंने बोला वैसे ही हमारा एक दूसरा हाउस होना चाहिए जिसमें 200 मेंबर्स होंगे। ये किसने बोला, नेहरू रिपोर्ट में इनने डिमांड की। और बोला जो अपर हाउस होगा या लोअर हाउस जो उनको होगा उसके 5 साल होंगे, और जो अपर हाउस होगा, जो दूसरा 200 मेंबर वाला हाउस होगा, उसमें 7 साल टर्म रहेगी। और नेहरू रिपोर्ट, लेकिन इनने क्या बोला था, ये गलती की थी, डोमिनियन स्टेटस मांगा था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हेड करेगा कौन, गवर्नर जनरल, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेकिन उसको जो तनख्वाह मिलेगी, जो पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, मतलब इंडियन रेवेन्यू से उसको तनख्वाह मिलेगी। हु वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल द पार्लियामेंट। मतलब इन शॉर्ट नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला, एक बोला डोमिनियन स्टेटस दो, दूसरा बोला जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बना, 19 फंडामेंटल राइट्स दो, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज रखो, एक 500 मेंबर वाला और दूसरा 200 मेंबर वाला। जो 500 मेंबर वाला होगा वो 5 ईयर टर्म के लिए रखो, जो 200 मेंबर वाला का होगा वो 7 ईयर टर्म के लिए रखो। उसका जो इलेक्शन है अडल्ट सफरेज, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हर एक वोट करना चाहिए उसके लिए। और उन्हें बोला कि इसको हेड करेगा लेकिन कौन, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसको लेकिन पे मिलेगा इंडियन रेवेन्यू से, लेकिन वो काम करेगा ऑन द बेस ऑफ जो उसको मिनिस्टर्स बोलेंगे। बोला कि जो स्टेट्स में काउंसिल्स होंगे उनकी टर्म भी 5 ईयर रखो, और उनको हेड करेंगे गवर्नर्स, ठीक है। और उन्हें बोला कि जो कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट है मुस्लिम्स के, उनको फुल प्रोटेक्शन दो,
ठीक है, जो क्योंकि मुस्लिम्स का जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है या रिलीजन कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन दो। और बोला कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और जो भी गवर्नमेंट होगी वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी रिलीजन में, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बोला था। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी जो नेहरू रिपोर्ट ने दी थी। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेटस बोला, दूसरा उन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट किया, बोला हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए, तीसरा उन्होंने बोला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंसेस बना, चौथा उन्होंने बोला पार्लियामेंट की तरह जैसा आज का पार्लियामेंट है, सेंटर पे क्या बनाओ, सेंटर पे रिस्पॉन्सिबल और प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, 500 मेंबर वाला हाउस दो, 200 मेंबर वाला हाउस दो, 500 मेंबर वाला हाउस को 5 साल टर्म रखो, 200 मेंबर वाले हाउस को 7 साल टर्म रखो। उसके बाद उन्होंने बोला मुस्लिम के जो कल्चर और रिलीजियस राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करो, कंप्लीट डिसोसिएटेड सेपरेट रखो स्टेट और जो है रिलीजन, और बोला कि प्रोविंसेस जो है वो उसमें प्रोविंशियल काउंसिल्स रखो, 5 साल की टर्म रखो और उनको हेड करो, कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, तो ये किसकी डिमांड्स थी, ये नेहरू रिपोर्ट की डिमांड्स थी। द मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रेस्पॉन्सेज, अब इसका रेस्पॉन्स, इसके रिलेटेड नेहरू रिपोर्ट के रिलेटेड रेस्पॉन्स क्या दिया लोगों ने। Delhi proposal of Muslim League's proposals which were accepted by Madras session of the Congress came to be known as Delhi proposals। देखो मुस्लिम लीग ने कुछ प्रपोजल्स दिए जिसको हम दिल्ली प्रपोजल बोलते हैं, क्योंकि मद्रास सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1927 में, कहाँ पे हुआ था, मद्रास सेशन हुआ था, M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था उन प्रपोजल्स को, उनको हम दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो किसने दिया था, वो प्रपोजल मुस्लिम लीग ने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा सा चेंज करो आप नेहरू रिपोर्ट को। अब वो क्या थे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने बोला कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स, हाँ रखो जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए हमें मुसलमानों को, लेकिन हमें क्या रखो, रिजर्व रखो सीट्स हमारे लिए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, पार्लियामेंट होगा, वहाँ पे 1/3 रखो सीट्स किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए रखो। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन रखो पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन में थे। ठीक है, तो ये इनको हम दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और उन्होंने क्या बोला दिल्ली प्रपोजल्स में, 3 नए प्रोविंसेस बना, सिंध, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाओ नए। ये किन्होंने बोला है, मुस्लिम लीग ने बोला था, उनको हम दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं। एक तो बोला था कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट ठीक है और रिजर्व रखो सीटें, और तीसरा बोला कि हमारी 1/3 रिप्रेजेंटेशन रखो कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। चौथा बोला रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल पॉपुलेशन के हिसाब से, और पांचवा क्या बोला, सिंध, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हमें क्या रखो, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाओ। हिंदू महासभा ने क्या बोला, उनकी डिमांड क्या थी। हिंदू महासभा वाज वेहेमेंटली अपोज्ड टू द प्रपोजल्स फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। लेकिन हिंदू महासभा ने जो इन्होंने मुस्लिम्स ने दिल्ली प्रपोजल्स में बोला ना कुछ डिमांड्स, हिंदू महासभा ने उसको अपोज किया, बोला कोई ज़रूरत नहीं है नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है इनको पंजाब और बंगाल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की। तो मुस्लिम जो हिंदू महासभा है उन्होंने अपोज किया। कंप्रोमाइज, द कंसेशन मेड इन द नेहरू रिपोर्ट हिंदू कम्युनिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। लेकिन अब जो नेहरू रिपोर्ट वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, अब मुस्लिम्स का माने या हिंदूज का माने। लेकिन उनने किन को कंसेशन दी, एक गलती उनने उस टाइम पे की, उनने हिंदू महासभा वालों को कंसेशन दी, उन्हीं की बात मानी। इन्होंने क्या किया, जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोज्ड एवरी ईयर वेयर बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली वाइड इन माइनॉरिटी। इनने जॉइंट इलेक्टोरेट रखा लेकिन हर जगह उनको रिजर्वेशन नहीं थी, जहाँ पे माइनॉरिटी में थे वहाँ पे रिजर्वेशन थी। सिंध टू बी डिटेचड फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेट्स वाज ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू द हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। और सिंध कब डिटेच करेंगे बॉम्बे से, जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, और उस टाइम पे हिंदू माइनॉरिटी को भी वेटेज मिलेगी। एक और बात क्या मानी इन्हें हिंदू महासभा की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोजल ब्रॉडली यूनिटरी एज रेजिडुअल पावर्स रेस्टेड विद द सेंटर। मुस्लिम लीग बोलते थे कि अगर प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला हिंदू महासभा ने कि यूनिटरी मतलब एक यूनियन जैसा ये रखो और सेंटर को ज़्यादा पावर्स दो, सो दैट कि मुस्लिम प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर ना रहे। तो ये प्रपोजल भी नेहरू रिपोर्ट वालों ने माना। ठीक है, amendments proposed by Jinnah at all parties conference held at Calcutta in December 1928 to consider the Nehru report. Jinnah on behalf of the Muslim League proposed 3 amendments to the report. अब मुस्लिम जब दिल्ली प्रपोजल्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने हिंदू महासभा की बात मानी, तो जिन्ना ने कुछ
3 प्रपोजल्स और दिए नेहरू रिपोर्ट को, बोला एक और बार आप सोचो और ये आप एक्सेप्ट करो। वो क्या था, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, हमारी 1/3 रखो सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर्स प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन टिल एडल्ट सफरेज वॉज एस्टेब्लिश। जब तक सबको वोटिंग राइट मिलेगा तब तक हमें बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ज़्यादा दो, ठीक है। रेजिडुअल पावर्स टू प्रोविंसेस, और ज़्यादा पावर्स किसके पास रखो, प्रोविंसेस के पास। क्योंकि अगर मुस्लिम प्रोविंस कोई होगा वो उनके पास ज़्यादा पावर होगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन हिंदू महासभा वाले ये नहीं होने दे रहे थे और नेहरू रिपोर्ट वालों ने भी उनका ही साइड लिया, ठीक है। अब जब मुस्लिम लीग वालों जिन्ना सेफेक्शन को लगा कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो जिन्ना ने क्या किया, वो फिर मिल गया असली मोहम्मद शफी फैक्शन के साथ, फिर वो दूर हो गए कांग्रेस से और उन्हें 14 पॉइंट्स दिए, जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए। और वो 14 पॉइंट्स क्या थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस, राइट। पहला पॉइंट ने बोला कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और इसका मतलब ये था कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें सेंटर और स्टेट्स के अलग अलग पावर्स होंगे, और ज़्यादा पावर्स किसके पास, जो रेजिडुअरी पावर, जो बाकी बचे कुछ पावर्स होंगे वो भी स्टेट्स को दो, वो भी प्रोविंसेस को दो। ये पहला पॉइंट था जिन्नाज 14 पॉइंट्स में। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस दो प्रोविंसेस को। तीसरा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन फेडरेशन, और सेंटर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो है विदाउट क्या, अगर स्टेट्स ने नहीं माना, अगर स्टेट्स के मानने के बगैर वो कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगा। एक और क्या था, ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टिव बॉडीज टू हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अ माइनॉरिटी। तो हर कोई जो भी लेजिस्लेचर होगा, जो भी इलेक्टेड बॉडी होगी, वहाँ पे ठीक ठाक मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होगी। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, और जो बाकी सर्विसेज है या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है, सर्विसेज या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में भी मुस्लिम्स की ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट था। इसके बाद, इन एनी कैबिनेट एट सेंटर और इन प्रोविंसेस 1/3 मुस्लिम्स, कोई भी कैबिनेट हो, सेंटर पे हो या प्रोविंसेस में हो, 1/3 वहाँ पे कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करो मुस्लिम्स को। नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर सच बिल अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट्स। कोई भी जो बिल है वो पास नहीं हो जानी चाहिए अगर 3/4 मेजॉरिटी से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी वो बोलेगी ये हमारे इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। ये जो 14 पॉइंट्स है ना जिन्ना की, ये बेसिकली मुसलमान पॉपुलेशन को बचाने के लिए थे। एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जितने भी मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज है ना, वहाँ पे कोई भी आप टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। मतलब एक प्रोविंसेस को 2 प्रोविंसेस नहीं बनाओगे, 2 प्रोविंसेस को 1 प्रोविंस नहीं बनाओगे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई, सिंध को मुंबई से सेपरेट करो, क्योंकि जो सिंध था ना, सिंध वाला एरिया जो भी पाकिस्तान में, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलोचिस्तान, इन 2 जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें चाहिए, कुछ डिमांड्स थी वो फुलफिल करो। फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको फुल रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, और जो मुस्लिम राइट्स है, मुसलमानों के हुकूक है, उनको फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिया था 14 पॉइंट्स, किसने, ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, उनको बोला था ये मानने के लिए। नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी नॉट ओनली वेयर मुस्लिम लीग तो महासभा एंड द Sikh community is unhappy about the Nehru report, and Subhash Chandra Bose rejected the Congress modified goal and jointly set up the Indian Independence for India League। तो बेसिकली इसमें सिख रिलीजन वालों ने भी क्या किया, अपोजिशन दिखाया। हिंदू महासभा भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, और वैसे मुस्लिम लीग तो बिल्कुल भी नहीं थी सेटिस्फाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। आपने क्यों डोमिनेंट स्टेट्स मांगा, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट मांगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, आपने ऐसे क्यों किया। और उनने क्या बनाया, फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जॉइंटली एक सेटअप क्या किया, एक लीग, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। क्या बनाई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग,
राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा साइमन कमीशन था क्या, उसने क्या काम किया, नेहरू रिपोर्ट क्या था, मुस्लिम लीग ने क्या रवैया था, नेहरू ने दिल्ली प्रपोजल्स क्या थे, नेहरू के अमेंडमेंट्स जिन्ना के अमेंडमेंट्स क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से 14 पॉइंट्स दिए थे, उनमें क्या क्या आता था, और फिर कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था, हिंदू महासभा का क्या रिएक्शन था। तो इसके साथ ये जो है लेक्चर है, ये चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। इसमें हमने साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको जो है पूरा ही समझ आया होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे वो मैंने आपको पढ़ाए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।